जय हिंद साथियों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं सही होंगे। चलिए तो क्लास स्टार्ट किया जाए। पिछले क्लास में हम लोग 380 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके थे। इस चैप्टर में आपका टोटल 413 क्वेश्चन है, जो आपका लास्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, एसी फंडामेंटल का जितना भी सारे एग्जाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका कलेक्शन है यह। तो चलिए पहला ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। किसी सर्किट में प्रत्यक्ष पावर से वास्तविक पावर का अनुपात आपको पूछा गया है। प्रत्यक्ष पावर से वास्तविक पावर का अनुपात क्लियर है? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि रेशियो ऑफ आपको पूछा गया रेशियो अनुपात किसका किसका वास्तविक शक्ति अब बट्टे में क्या जी? आभासी शक्ति। तो ये जो वास्तविक शक्ति P होता है और बट्टे में आभासी शक्ति जो S होता है, या जिसको A से अपरेंट पावर कहते हैं, A से डिनोट करते हैं, एक्चुअल में वह होता क्या है जी? पावर फैक्टर। तो ये आता है कैसे? P बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला VI cos फाई। ठीक है, तो यहां से आप लोग क्या निकालेंगे जी? cos फाई। तो cos फाई इजकल टू आ जाएगा आपको P बट्टे में VI। ठीक है, तो ये P होता है आपका वास्तविक शक्ति और ये जो VI होता है आभासी शक्ति। ये क्या होता है जी? आभासी शक्ति। तो किसी सर्किट में प्रत्यक्ष पावर, देखो यहाँ प्रत्यक्ष पावर और वास्तविक पावर, ये एक्चुअल में ये इंग्लिश में क्वेश्चन होगा तो हिंदी ट्रांसलेट करने में प्रॉब्लम हुआ है। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है जी? सामने में है जो वास्तविक है। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब जो सामने में वास्तविक है। तो प्रत्यक्ष और वास्तविक आपका एक ही होता है। तो ये प्रत्यक्ष पावर है और इसी को क्या लिख लीजिए या करके वास्तविक पावर। और इसको क्या कर लेंगे आप लोग? आभासी शक्ति। आभासी शक्ति, तो वास्तविक शक्ति बट्टे में आभासी शक्ति को हम लोग क्या कहते हैं जी? पावर फैक्टर कहते हैं। तो ए इज द क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। कुछ आप लोग करेक्शन कर लेंगे। ठीक है ना? प्रत्यक्ष मतलब सामने होता है, जो सामने दिखाई दे रहा है वो खुद एक वास्तविक है, रियल है, एक्चुअल है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में इसमें अ लगा दीजिए जी, अवास्तविक शक्ति या आभासी शक्ति। ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा पावर फैक्टर। अगला क्वेश्चन है वेव फॉर्म के चरम मान का आरएमएस मान से अनुपात क्या होगा? तो चरम मान का आरएमएस मान से अनुपात क्या होगा? तो एक चीज जान लीजिए, चरम मान मतलब होता है पिक। क्या जी? पिक वैल्यू। पिक वैल्यू। आरएमएस मतलब आप आरएमएस जानबे करते हैं। तो पिक फैक्टर हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो, एक ही चीज है। पिक फैक्टर या क्रेस्ट फैक्टर बराबर आपका फॉर्मूला क्या होता है? चरम मान। चरम मान मतलब पिक वैल्यू बिट्टे में आरएमएस मान। ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे। देखो नाम में है पिक। पिक और क्रेस्ट का मतलब एक ही होता है, सबसे अधिकतम वैल्यू, चरम वैल्यू। क्रेस्ट मतलब जो सबसे ऊपर जो होता है वह शिखर जिसको बोलते हैं।
तो पिक वैल्यू, पिक कब आता है तो सबसे पहले पिक वैल्यू लिख देंगे और बट्टे में क्या जी आरएमएस मान। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका जी पिक फैक्टर, यानी ए और डी आपका सेम ऑप्शन है। ठीक है, ए और डी आपका सेम ऑप्शन है। पिक फैक्टर बोलिए या क्रेस्ट फैक्टर बोलिए। फिर यदि आपको पूछे फॉर्म फैक्टर, तो आपको जानता है फॉर्म फैक्टर लिखना है तो फॉर्म है आरएम है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे आरएमएस मान, बट्टे में क्या जी औसत मान। तो यही होता है एक पिक फैक्टर और एक फॉर्म फैक्टर, यानी एक क्रेस्ट फैक्टर और फॉर्म फैक्टर। ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे। पिछला बार भी कितना बार इसको डिस्कस कर चुके, पिछले क्लास में भी। आरएमएस मान निम्नलिखित में से किसके आधार पर परिभाषित किया जाता है। देखो आरएमएस मान का जो परिभाषा हम आपको बताएं, आप पिछला क्लास थ्योरी का क्लास जाकर के देखिए। औसत मान का मतलब होता है कि जितना एसी सर्किट आवेश को ट्रांसफर करता है डीसी सर्किट के सेम समय के लिए डीसी सर्किट के बराबर यदि वह कर दे तो वही आपका औसत मान कहलाएगा। लेकिन आरएमएस मान क्या कहलाता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, कि यदि कोई डीसी सर्किट जितना हीट ट्रांसफर करता है उतना ही समय में उतना ही वैल्यू पर यदि कोई एसी सर्किट उतना हीट को ट्रांसफर कर दे तो वही आपका क्या कहलाएगा जी आरएमएस मान कहलाएगा। तो आरएमएस मान क्या चीज से संबंधित है जी, तापन का इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट ध्यान में रखेंगे। आरएमएस मान मतलब क्या जी हीटिंग इफेक्ट, इफेक्ट ये हीट ट्रांसफर से संबंधित है कि यदि कोई एसी सर्किट डीसी सर्किट के बराबर हीट ट्रांसफर कर दे तो वही आपका क्या कहलाएगा जी आरएमएस मान कहलाएगा। जिस धारा पे करेगा वह धारा आरएमएस धारा कहलाएगा, जिस वोल्टेज पे करेगा वह आरएमएस वोल्टेज कहलाएगा, और वह हीटिंग इफेक्ट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एक्टिव पावर से अपरेंट पावर का अनुपात। देखो यहां पर फिर सही है, एक्टिव पावर से अपरेंट पावर का अनुपात। एक्टिव पावर मतलब क्या हो गया जी वास्तविक शक्ति बट्टे में अपरेंट पावर आभासी शक्ति जिसको बोलते हैं। ए से डिनोट करिए इसको, पी से डी। अरे ये क्या कहलाता है जी, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं पावर फैक्टर। तो यहाँ क्या कहलाएगा पावर, पावर फैक्टर यानी cos फाइव। जस्ट देखे थे अभी पिछले क्लास में, जिसको हम पहला ये इसको जो आप लोगों को डिस्कस सही करवाए थे, ये वाला क्वेश्चन ये नहीं था जी 81 नंबर, ये था ये ना। अभी पावर फैक्टर वाला देखे थे, क्या था वास्तविक बट्टे में आभासी। वास्तविक मतलब क्या बोलता है इसको, रियल पावर, एक्टिव पावर, ट्रू पावर, एवरेज पावर। यही क्वेश्चन अभी हम देखें, एक्टिव पावर से अपरेंट पावर का अनुपात। अगला क्वेश्चन, डीसी परिपथ का शक्ति घटक। देखो डीसी और शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का शक्ति घटक, शक्ति घटक कितना होता है पता है, एक होता है। यानी शक्ति घटक का मतलब क्या जी पावर फैक्टर कितना होता है, इकाई होता है। कितना होता है जी इकाई होता है। क्या आंसर हो जाएगा, ए सदैव एक होता है। डीसी का पावर फैक्टर, यही कारण है कि डीसी में आप पावर का फॉर्मूला लिखते हैं ना तो पी बराबर वी आई लिख देते हैं। होता है फॉर्मूला एक ही, पी बराबर वी आई कॉस फाइव। चूंकि कॉस फाइव यहाँ पे पावर फैक्टर ही क्या कहलाता है जी आपका कॉस फाइव।
तो ये होता क्या है, वी आई गुने 1 बराबर वी आई। इसीलिए हम लोग पावर का फॉर्मूला जानते हैं वी आई। जब डीसी सर्किट पढ़ते हैं तो उसमें पावर फैक्टर का चर्चा नहीं करते हैं, क्योंकि वो 1 होता, अंडरस्टूड, कॉमन रहता, हट जाता है। एसी में भी यदि शुद्ध प्रतिरोध रहेगा तो फिर पावर फैक्टर कितना रहेगा, 1 रहेगा। वैसे प्रैक्टिकल शुद्ध प्रतिरोध संभव नहीं है। विशुद्ध प्रेरक परिपथ का, फिर विशुद्ध प्रेरक, तो विशुद्ध प्रेरक मतलब शुद्ध प्रेरक, प्योर इंडक्टर। प्योर इंडक्टर का शक्ति गुणांक कितना होता है? अरे प्योर इंडक्टर का कितना बार पीछे क्लास देखो, अच्छे से समझा चुके हैं। पावर फैक्टर कितना होता है जी, 0 होता है। कहां है, शुद्ध शून्य, ए इज द राइट आंसर। प्योर इंडक्टर आता या प्योर कैपेसिटर, दोनों का क्या होता है जी, 0 होता है। और पावर भी क्या होता है, पावर फैक्टर 0 तो पावर 0, दोनों में शक्ति बराबर भी कितना होता है जी, 0 वाट। दोनों में शक्ति भी क्या होता है जी, क्यों, क्योंकि शक्ति बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वी आई कॉस फाइव, चूंकि कॉस फाइव तो 0 है इसीलिए 0 वाट। शुद्ध प्रेरक में और शुद्ध संधारित्र में पावर फैक्टर का मान 0 होता है, और पावर फैक्टर कोण का मान 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन, सब आसान आसान क्वेश्चन है। इनमें से किस प्रकार के भार लोड में शून्य पावर फैक्टर, अभी अभी तो चर्चा किए हैं, शून्य पावर फैक्टर किस प्रकार के लोड में जी, प्रेरक में और संधारित्र में। तो कहा है प्रेरक, शुद्ध संधारित्र भार, शुद्ध शुद्ध प्रेरिता भार। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए और बी दोनों। पिछला क्वेश्चन यही था, उलट दिया है इस बार, क्वेश्चन को ऑप्शन में, ऑप्शन को क्वेश्चन में। वोल्टता और विद्युत धारा के बीच कला कुंज, वोल्टेज और करंट के बीच का कोसाइन कॉस क्या कहलाता है, तो पावर फैक्टर कहलाता है। वोल्टेज और करंट का कोसाइन, कोज्या मतलब यही कोसाइन होता है जी, कॉस के साथ थीटा, तो क्या कहलाता है जी, पी डॉट एफ कहलाता है। शक्ति घटक, शक्ति वास्तविक शक्ति, सक्रिय शक्ति, अरे शक्ति घटक का बात कर रहा है। कला कोण मतलब पावर फैक्टर कॉस फाइव। ये सब बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ चुके हैं। ये देखो क्या होता है जी, कॉस फाइव पावर फैक्टर बराबर, ये जो फाई होता है यह वोल्टेज और करंट के बीच का कोण होता है। अरे वोल्टेज और करंट के आधार पे ही हम लोग बताते थे लीडिंग या लैगिंग, लैगिंग, करंट आगे तो लीडिंग, करंट पीछे तो लैगिंग। किससे, वोल्टेज से, वोल्टेज से। तो वोल्टेज और करंट के बीच के कोज्या को हम लोग क्या कहते हैं जी, पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का परिभाषा का एक लाइन है, डिफिनीशन है। एसी सर्किट की औसत पावर क्या होती है, या सिंगल फेज एसी सर्किट में पावर को द्वारा व्यक्त किया जाता है। एक ही बार बोलते हैं कि एसी सर्किट में आपको पूछे एवरेज पावर, औसत पावर, रियल पावर, ट्रू पावर, एक्टिव पावर या सिर्फ पावर, तो पावर का एक फॉर्मूला होता है क्या जी, पी बराबर वी आई कॉस फाइव। वी आई कॉस फाइव किसमें है जी, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सब रिपीट हो रहा है, क्वेश्चन सब क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। पिछला क्लास देखिए आप लोग, अगर किसी सर्किट का पावर यूनिटी है तो इसका रिएक्टिव पावर क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी सर्किट का पावर यूनिटी है, अब पावर क्या है, यूनिटी है, तो पावर मतलब क्या, एक्टिव पावर, रियल पावर, ट्रू पावर, एवरेज पावर। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखे थे पावर का मतलब क्या होता है। अरे ये वाला क्वेश्चन में क्या देखे, एसी सर्किट का औसत पावर क्या होती है, या सिंगल फेज एसी सर्किट का पावर, एक ही चीज होता है, पावर बराबर वी आई कॉस फाइव। सॉरी, तो इस बार क्वेश्चन में दिया है पावर, यानी P बराबर कितना दिया है, 1 दिया है। ट्रेंगल से आप लोग जानते हैं, तो रिएक्टिव पावर पूछ रहा है, मैं क्या पूछ रहा है जी,
तो रिएक्टिव पावर क्या होगा, जानते हो? आयरन कोर शून्य, अधिकतम, न्यूनतम। यदि यहां पे आई थिंक पावर फैक्टर होगा मेरे ख्याल से। यदि हम पावर 1 देते हैं एवरेज पावर, तो ट्रायंगल फार्मूला से हम एपरेंट पावर यदि निकालते हैं तो 1 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ठीक है, इसको स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर अंडर रूट। ये तो कोई तुक का बात नहीं होगा जी, श्योर 100% पावर फैक्टर होगा, पावर फैक्टर यूनिटी। देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 390 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन बहुत लास्ट में ये लोग मिस प्रिंट किया है, यानी लास्ट वाला चेक नहीं किया है। इस पावर को लिख लेगा क्या जी, पावर फैक्टर, यानी P डॉट एफ बराबर 1 दिया है। क्लियर? अब यहां से बहुत आसान हो जाएगा, यानी cos फाइव P डॉट एफ बराबर कितने दिया जी, 1 दिया है। क्लियर है? तो यहां से निकाल लो। तो अब देखो cos फाइव इजकल टू 1 दिया है क्वेश्चन में, तो रिएक्टिव पावर पूछ रहा है। रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू आर बराबर क्या होता है जी, वी आई साइन फाइव। क्लियर? ये फॉर्मूला होता है, यहां से निकालिए। अब हमें देखिए, हमें फाइव का मान चाहिए। मैथ में जानते 1 है तो क्यों cos 0 1 होता है? अरे cos 0 डिग्री 1 होता है ना जी, मने मने cos से cos काट दो, तो फाइव बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। अब पुट कर दो रिएक्टिव पावर में, वी आई साइन 0, साइन 0 का मान 0 बराबर कितना जी, 0 वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो क्या चीज देखे, तो पावर फैक्टर यूनिटी किसका किसका होता है पिछले क्वेश्चन के अनुसार? सर पावर फैक्टर यूनिटी डीसी का होता है, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का होता है। तो शुद्ध प्रतिरोध परिपथ में और डीसी परिपथ में रिएक्टिव पावर का मान क्या होता है जी, शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट। किसी सर्किट का पावर फैक्टर यूनिटी है, क्वेश्चन को करेक्शन कर लेगा, पावर फैक्टर होगा न कि पावर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है समानांतर एसी परिपथ में शक्ति घटक को, सूत्र शक्ति घटक मतलब क्या जी, पावर फैक्टर, पी डॉट है पावर फैक्टर। सूत्र क्या होता है देखो, सर्किट के लिए वो पावर फैक्टर का तो फॉर्मूला होता है यही, cos फाइव बराबर होता है आर बाई जेड ही, होता है क्या है, आर बाई जेड ही। पावर फैक्टर का फॉर्मूला होता है आर बाई जेड, लेकिन पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में हम लोग इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, 1/r। ठीक है, तो पैरेलल में जो होता है वह जी होता है और एडमिटेंस होता है वाई होता है। यहां से चेक कर लो, आर बाई जेड ही होना चाहिए, यही होना चाहिए। तो चेक करते हैं आर बाई जेड किस ऑप्शन में आ रहा है, इसको खत्म कर दो, इसको चेक करो, चेक करो। जी का मतलब क्या होता है, अरे जी बराबर होता है 1/r, ठीक है, और वाई बराबर होता है 1/z। तो जी बराबर कितना हो जाएगा, 1/r और 1/z, और ये चला जाएगा z बट्टे में r हो जाएगा, जो कि फॉर्मूले गलत हो गया। ये भी ऑप्शन खत्म। इसको चेक करो तो y का मतलब 1/z, जी का मतलब 1/r, तो r चला जाएगा ऊपर, तो ये आ जाएगा r/z। अरे तो r/z देखो ये आ गया, सी इज द राइट आंसर। इसको भी चेक करना, ये तो बी है, ये सही खत्म हो गया। ससेप्टेंस नहीं होता है पावर फैक्टर में, r/z होता है, सी इज द राइट आंसर। या डायरेक्ट समानांतर के लिए याद रखना y बट्टे में जी, याद रखना मत, इसी से निकालना y बट्टे में, यानी जिस जो भी फॉर्मूला से r/z आ जाए वो सही होगा।
जब एक एसी विद्युत धारा एक प्रतिक्रियाशील लोड पर लागू की जाती है तो वोल्टेज क्या होगा। अब एक एसी विद्युत धारा है और प्रतिक्रियाशील लोड पर, प्रतिक्रियाशील मतलब क्या हो गया जी, रिएक्टिव लोड। प्रतिक्रियाशील मतलब क्या हो गया जी, रिएक्टिव लोड। तो प्रतिक्रियाशील लोड का मतलब हो गया या तो एल होगा या तो क्या होगा जी, सी होगा, या तो एल होगा या तो क्या होगा जी, सी होगा। तो एल और सी में हम लोग जानते हैं कि धारा और वोल्टेज के बीच का जो कोण होता है, शुद्ध के लिए यदि बात करेगा तो 90 डिग्री, यानी यह फेज होता है, फेज से बाहर मतलब 90 डिग्री फेज से क्या होता है जी, बाहर होता है। विद्युत धारा के 7 फेज, 7 तो होता है प्रतिरोध में, 120 होता है नहीं, 180 होता नहीं है, केवल होता है कितना जी, 90 डिग्री अधिकतम। तो बी इज द राइट आंसर। ये आप लोग जो सिविल वाला फार्मूला पढ़े हैं, तो इसमें होता है आई पीछे या इसमें होता है आई आ गया, दोनों में आपको बताए थे फाई बराबर 90 डिग्री होता है, इसमें भी फाई बराबर क्या होता है जी, 90 डिग्री होता है। शुद्ध प्रतिरोध सॉरी शुद्ध इंडक्टर और शुद्ध कैपेसिटर के लिए जो फेज अंतर होता है कितना जी, 90 डिग्री होता है। तो विद्युत धारा के साथ 90 डिग्री फेज से बाहर होता है। विद्युत धारा के साथ 90 डिग्री फेज से बाहर का मतलब यह हो गया कि विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच का फेज अंतर कितना होता है जी, 90 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणिक प्रतिघात एक्सेल के लिए सूत्र द्वारा दिया। अरे बहुत आसान क्वेश्चन है जी। एक्सेल का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 पाई एफ एल। एफ बराबर सप्लाई फ्रीक्वेंसी, एल बराबर इंडक्टेंस का वैल्यू, इंडक्टर का वैल्यू। बी में है यह ऑप्शन 2 पाई एफ एल। और इसी में यदि एक्सी पूछता, एक्सी बराबर क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी, ये होता है। अगला क्वेश्चन, अब इतना क्वेश्चन बना लिए है ना, इस क्वेश्चन सबको डिटेल में बताने का मन नहीं करता जी। वही चीज तुम पीछे वाला क्लास देखो, ये क्वेश्चन सब खुद से बनेगा। जहां जहां डाउट होगा एक बार जल्दी जल्दी से देखते जाओ, केवल वीडियो एक बार देख लेगा, हो गया। जहां पे डाउट होगा वहां पे रुका करके एक बार गहन अध्ययन कर लेगा, फिर से वीडियो को बैक करके फिर से देख लेगा, काम खत्म। एक डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, पूछ रहा है। एक डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है। तो डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी एफ बराबर कितना होता है जी, 0 हर्ट्ज। आपको पता होना चाहिए डीसी का फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होता है, इतना याद रखिएगा। डीसी का कोई साइकिल नहीं होता है। नमस्ते संजय। डीसी का फ्रीक्वेंसी कितना होता है जी, 0 हर्ट्ज होता है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, डीसी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, एक्सएल। तो लगा दो फॉर्मूला एक्सएल। एक्सएल वाला फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 पाई एफ एल, 2 गुने पाई गुने 0 गुने एल बराबर कितना हो जाएगा जी, 0 ओम। कितना हो जाएगा जी, 0 ओम। एक्सल का मात्रक ओम होता है, एक प्रकार का यह प्रतिरोध होता है। तो 0 ओम का मतलब क्या होता है जी, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट, शून्य शून्य शून्य। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है जी, शून्य, जीरो आया नहीं, अरे जीरो ना आया, एक्सल बराबर क्या आया, 0 आया। कुछ नहीं, डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होता है, हम 0 हर्ट्ज पुट कर दिए, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन, एसी परिपथ के प्रवाह में कुल बाधा को क्या कहा जाता है। देखो एसी परिपथ है, ये आर है, एल है, सी है। इसमें जानते हैं आर एल, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, एक्सएल, और इसको क्या बोलते हैं, एक्सी। इसको मिला करके जो आप बाधा निकालते हैं, प्रतिबाधा, तो जेड बराबर क्या होता है जी, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर अंडर रूट। वही कहता है, ये कुल हो गया। एसी परिपथ के प्रवाह में कुल बाधा को क्या कहते हैं, तो कुल बाधा मतलब क्या होता है जी, प्रतिबाधा जेड, इसी को बोला जाता है प्रतिबाधा, मतलब इंपीडेंस। इंपीडेंस क्लियर है। तो प्रतिबाधा मतलब प्रतिबाधा, बाधा मतलब क्या जी, प्रतिबाधा।
200 वोल्ट एसी सिग्नल का अधिकतम मान क्या होगा? बार बार बोलते हैं कि यदि ये 200 वोल्ट है तो ये क्या है जी? आरएमएस होता है, वी आरएमएस। वी आरएमएस बराबर कितना दिया है? 200 वोल्ट। क्लियर, आपको बताए थे पिछले क्लास में भी, आपके घर में जहां पर भी कहीं पर भी लिखल है वोल्टेज और करंट, वो लिखा हुआ वोल्टेज और करंट क्या होता है जी? आरएमएस वैल्यू होता है। घर का वोल्टेज मापा जाता है, करंट मापा जाता है, आरएमएस में मापा जाता है, ये ध्यान रखना। अधिकतम मान पूछ रहा है जी, तो वी आरएमएस बराबर क्या होता है फॉर्मूला? वी मैक्स, अधिकतम मतलब वी मैक्स बट्टे में √2। तो वी मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? वी आरएमएस और गुने √2। √2 का मतलब जानते होंगे, वी आरएमएस है कितना जी? 200 गुने √2। √2 का मान कितना होता है जी? 1.414। अरे गुना भाग कर लो, थोड़ा देख लो क्या आ रहा है आंसर, कितना आ रहा है जी? 282.84। कहाँ गड़बड़ हुआ जी? 200 वोल्ट एसी सिग्नल का अधिकतम मान क्या होगा? वी मैक्स निकाल दिए हैं, वी एम बाई √2 वी आर एम एस होता है, इसको औसत मान लिया है जी, तो समस्या है क्वेश्चन में। यदि आप औसत मान लेकर के भी लेते हैं, जो कि है नहीं क्वेश्चन में, तो यह लिखा गया है नहीं। एवरेज का बात करते हैं, वी बराबर 2 Vm/π। तो Vm निकालेंगे 200 गुने पाई अब बट्टे में 2, 100, 100 गुने 3.141, तो कितना आ जाएगा? 314। ये किसी ऑप्शन में नहीं दे रहा है जी, चलो ना 314 है। जो आया था वही मानेगा। वी मैक्स इजकल टू कितना था जी? √2 गुने 200। तो कोई ऑप्शन मैच नहीं करवा रहा है ये, तो 1 दशमलव √2 का मान 141 और गुने 200। 282.82 वोल्ट। और वैसे यदि करते हैं तो पाई 314, 311 के आसपास आप ले सकते हैं। अप्रॉक्स वैल्यू
ये आ रहा है, सी इज द राइट आंसर। क्या करेगा, मजबूरी में तो यही मारना होगा। 282, बहुत का अंतर है। हाँ, इसको औसत मान यदि लेते हैं जबकि लिखा गया वोल्टेज आरएमएस होता है, ये तो संभव है नहीं। तो इसको यही करेंगे, एग्जैक्ट यही है। औसत मान लेते हैं ना, तब आपको 314 के आसपास आएगा। तो 3 का अंतर है तो 11। तो आप आरएमएस से भी बनाएंगे तो आपका ये आ जाएगा। दूसरा ऑप्शन इसके अगल बगल दिखाई नहीं दे रहा है, एक एक ऑप्शन आपका 311। नेक्स्ट है, पावर फैक्टर करेक्शन में प्रयुक्त कैपेसिटर की क्षमता किस रूप में व्यक्त किया जाता है। देखो, पावर फैक्टर सुधारने के लिए कुछ कुछ पॉइंट तुम लिख सकता है। पावर फैक्टर सुधारने के लिए कैपेसिटर बैंक का प्रयोग किया जाता है, और कैपेसिटर बैंक को हमेशा लोड के साथ समानांतर में जोड़ा जाता है और लोड के नजदीक में जोड़ा जाता है। और उस कैपेसिटर बैंक का जो रेटिंग होता है, कैपेसिटर का जो रेटिंग होता है, के वी ए आर, क्योंकि रिएक्टिव पावर देता है, तो रिएक्टिव पावर का यूनिट होता है के वी ए आर, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। इसी को बोलते हैं वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। वोल्ट जानवे करते हैं, वोल्टेज का मात्रक हो गया, किलोवाट शक्ति का मात्रक हो गया, और केवीए आभासी शक्ति का मात्रक है। यह किसका जी, आभासी शक्ति। और यह है किसका जी, वास्तविक शक्ति या रियल पावर जिसे हम लोग कहते हैं। और यह है प्रतिकारी शक्ति, केवीआर क्या जी, प्रतिकारी शक्ति, रिएक्टिव पावर। अगला क्वेश्चन, एक शुद्ध ओमी प्रतिरोध में वोल्टेज फेज और धारा फेज के मध्य का फेज कोण क्या होता है। देखो, शुद्ध प्रतिरोध में अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, शुद्ध प्रतिरोध का पावर फैक्टर कितना आया था, 1 आया था। जब पावर फैक्टर 1 आया था, शुद्ध प्रतिरोध परिपथ का पावर फैक्टर यानी कॉस फाई कितना आया था जी, 1 आया था। 1 था ना जी, तो 1 आया था। तो कॉस फाइव इक्वल टू 1 के लिए हम लोग लिखे थे मैथ के नाम से कॉस जीरो, मने मन कॉस को काट दिए थे, तो 5 बराबर कितना आया था जी, 0 डिग्री। ठीक है, तो क्या जाएगा आंसर, 0 डिग्री। शुद्ध प्रतिरोध भार के वोल्टेज और धारा के मध्य फेज कोण कितना होता है जी, 0 डिग्री होती है। यहीं पे शुद्ध प्रेरक और संधारित्र रहता तो कितना होता जी, 90 डिग्री होता। कितना होता जी, 90 डिग्री होता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, वर्ग तरंग का रूप गुणांक। देखो, रूप गुणांक का मतलब होता है फॉर्म फैक्टर। रूप गुणांक का मतलब क्या होता है जी, फॉर्म फैक्टर। क्लियर। तो वर्ग तरंग मतलब क्या जी, स्क्वायर वेव। वर्ग तरंग मतलब क्या जी, स्क्वायर वेव। तो स्क्वायर वेव का जो फॉर्म फैक्टर होता है कितना होता है जी, 1 होता है। कितना होता है जी, 1 होता है। वर्ग तरंग का जो फॉर्म फैक्टर होता है वह कितना होता है जी, 1 होता है। स्क्वायर वेव का फॉर्म फैक्टर कितना होता है जी, 1 होता है। आया बात किसी को समझ में। एक दशमलव एक एक ये किसका होता है जी, साइन तरंग का। क्लियर। और ये हाफ वेव, हाफ वेव रेक्टिफाइड तरंग। ये फुल वेव का साइन तरंग, फुल वेव। ये रेक्टिफाइड हाफ वेव। क्लियर है। तो कोई बताओ तो 1.16 किसका है जी, त्रिभुजाकार तरंग। यस, त्रिभुजाकार तरंग। इतना ही होता है, सबको याद कर लेना, ये मान पूछते रहता है। ये होता है साइन तरंग का। साइन तरंग मतलब क्या जी, ऐसा।
ये हो गया। स्क्वायर मतलब जानवे करता है, इस तरह से रहेगा तरंग, त्रिभुजाकार तरंग, और हाफ वेव रेक्टिफाइड। क्लियर है। और ये बुक में हम थ्योरी क्लास में भी अच्छे से बता चुके हैं आपको। अगला, अर्ध तरंग दृश्यकारी ज्या तरंग का शीर्ष गुणांक। शीर्ष गुणांक मतलब क्या होता है जी? पिक फैक्टर। इस बार पिक फैक्टर पूछा है, यहां हम लिख देते हैं। शीर्ष गुणांक मतलब क्या जी? इसी को क्रेस्ट फैक्टर भी बोले थे ना जी, इसी को क्या बोले थे? क्रेस्ट फैक्टर भी बोले थे। किसका पूछा है जी? अर्ध तरंग का, हाफ वेव, हाफ वेव का दो, अर्ध तरंग का कितना होता है जी? दो होता है। फुल वेव का, फुल साइन तरंग, ये किसका जी? फुल साइन तरंग। चार एक चार होता है, ये ध्यान में रखना। और कोई बताओ जल्दी। एक 0.73 किसका? यस, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार। और एक तो हमेशा क्या होगा जी? वर्गाकार। स्क्वायर वेव, वर्गाकार तरंग जिसे बोलते हैं। इतना ही होता है, इससे ज्यादा ना होता है, ना होगा। रेक्टिफाई, फुल वेव, हाफ वेव, स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव। अगला क्वेश्चन है, ज्या तरंग दोलन का आउटपुट उत्पन्न करते हैं। अब ज्या तरंग कैसा, ज्या तरंग का जो दोलन होगा वह कैसा आउटपुट? तो साइन वेव जो है, जो ऑसिलेट करेगा वह साइन वेव ही उत्पन्न करेगा। ठीक है। हम लोग वोल्टेज यदि साइन देते हैं तो करंट भी क्या होगा जी? साइन ही होगा। तो ये ध्यान में रखेंगे, ज्या तरंग का जो ऑसिलेशन दोलन होगा तो वह आउटपुट क्या देगा जी? एक ज्या तरंग ही, यानी साइन ही देगा। क्लियर। किसी भी हालत में आज क्या कर देना है जी? खत्म कर देना है। 13 क्वेश्चन है, अभी टाइम है 10-20 मिनट हो जाएगा, 10-12 क्वेश्चन। विविधता कारक, डाइवर्सिटी फैक्टर का व्युत्क्रम क्या होता है? तो डाइवर्सिटी फैक्टर का व्युत्क्रम क्या होता है जी? संयोग, संयोग कारक। फॉर्म फैक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, पावर फैक्टर यानी कारक, पावर फैक्टर भी पढ़ चुके हैं। डिमांड फैक्टर, ये डिमांड फैक्टर मिलेगा हम लोग को पावर सिस्टम में। तो विविधता कारक, डाइवर्सिटी फैक्टर, रेसिप्रोकल, अब क्या जी? संयोग कारक। सब ध्यान में रखना केवल। उच्च आवृत्ति एडी करंट हीटिंग, देखो एडी करंट, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरेसिस लॉस हम लोग ट्रांसफार्मर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बट यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया तो देख लेते हैं। उच्च आवृत्ति एडी करंट, हाई फ्रीक्वेंसी एडी करंट हीटिंग के लिए उपयोग किए जाने वाला आपूर्ति आमतौर पर कितना होता है? तो याद रखना ये जी 10,000 यानी हर्ज से, यानी 10 किलो हर्ज से 400 किलो हर्ज, यानी एडी करंट हीटिंग। कहने का मतलब एडी करंट से जो हीटिंग उत्पन्न किया जाता है, या एडी करंट वेल्डिंग
जो किया जाता है उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी का रेंज रखा जाता है वह 10 किलोहर्ट्ज से 400 किलोहर्ट्ज, ये याद रखेंगे, ये प्रैक्टिकल वैल्यू है। ऐसा नहीं कि कोई फार्मूला से हम इसको निकाल देंगे, ऐसा नहीं कि इसको किसी फार्मूला से हम निकाल देंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पार्श्व परिपथ का एक गुण है? पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा है एक पार्श्व परिपथ का प्रॉपर्टी है, गुण है। देखो तो पार्श्व परिपथ होता क्या है ये पहले जान लो। एक्चुअली पार्श्व परिपथ का हम चर्चा क्या कर रहे हैं, यदि सपोज दैट एक पैरेलल सर्किट है आपका, पार्श्व परिपथ पहले हम ड्रॉ कर दे रहे हैं। क्लियर? चलो ऐसे ही कर देते हैं, एक रेसिस्टर ले लो, एक इंडक्टर ले लो, और यहां से कुछ वोल्टेज दिया है, दे दो, एसी देना होगा, यहाँ से आई दे रहे हैं, इसमें क्या होगा आपका आई आर, और इसमें क्या होगा जी आई एल। ठीक है, तो आप जो लगाते हैं ना केवीएल केसीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ, ये चीज यहाँ पे फेल होगा। ऐसा नहीं कर सकते हैं आप लोग डायरेक्ट कि चलो भाई कि इनकमिंग करंट आई बराबर आई आर और प्लस आई एल, ऐसा यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, गलत हो जाएगा। तो ये पार्श्व परिपथ यानी पैरेलल सर्किट में, एसी सर्किट में जो हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट करंट, तो यहां से ये जो जा रहा है और ये जो निकल रहा है, इसको ऐसे नहीं, सदिश योग आई बराबर अंडर रूट और क्या जी आई आर का स्क्वायर और प्लस आई एल का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। तो क्या दे, कुल धारा ब्रांच धाराओं के सदिश योग के बराबर होती है। ये आई है कुल धारा, ये क्या जी, ये है कुल धारा, और ब्रांच का धारा क्या है जी आई आर, और इस ब्रांच का धारा क्या है आई एल। तो ये क्या होता है, हम लोग सदिश जोड़ किए हैं, सदिश जोड़ किए हैं, तो डी इज द राइट आंसर, ये ध्यान में रखना जी। निम्न में से कौन सा पार्श्व परिपथ का एक गुण है? तो पार्श्व परिपथ में जो हम लोग टोटल करंट निकालते हैं वो ब्रांच धाराओं का क्या निकालते हैं जी, सदिश योग, सदिश योग, ब्रांच धाराओं का क्या निकालते हैं जी, सदिश योग। आवृत्ति बढ़ने पर परिपथ का संधारित्र्य प्रतिरोध, तो संधारिता प्रतिरोध यानी एक्स सी बराबर फॉर्मूला होता है 1/2 पाई एफ सी। आवृत्ति को क्या किया जा रहा है, क्वेश्चन में आपको बढ़ाया जा रहा है। देखिए आवृत्ति को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो एक्स क्या होगा जी, घटेगा, घट जाती है, बढ़ जाती है, 3 गुना हो जाती है, नियतांक बनी रहती है, ए इज द राइट आंसर, घटा जाती है। रेसिप्रोकल होता है। संधारित्रीय प्रतिरोध, एक्सी को ही बोला जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, संधारित्रीय प्रतिरोध, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और क्या जी, संधारित्रीय प्रतिरोध। क्लियर? अगला क्वेश्चन, चलो हो जाएगा क्वेश्चन जरूर। संधारित्र भार कैपेसिटिव लोड जोड़े जाने पर शक्ति गुणांक पावर फैक्टर हो जाता है, बताइए तो। संधारित्र क्या करता है, पावर फैक्टर को इंप्रूव करता है, बढ़ाता है। संधारित्र कैसे लगाते हैं जी, पावर फैक्टर बढ़ाने के लिए समानांतर में लगाते हैं, लोड के नजदीक में। ठीक है, लोड के नजदीक में, तो क्या होगा, कैपेसिटर बढ़ाएंगे, लगाएंगे तो पावर फैक्टर इंप्रूव हो जाता है, शक्ति गुणांक इंप्रूव हो जाता है। और क्या इंप्रूव होगा, कितना से इंप्रूव होगा, जल्दी से बताएंगे। अरे भाई कैपेसिटर का फॉर्मूला रखो ना, सिविल वाला कोई याद ही नहीं रखता, और क्या करेगा, याद ही नहीं। तो सी में आई आगे होता है, हमें क्या पूछा है, संधारित्र भार पर, तो संधारित्र भार में क्या होता है, लीडिंग
आई आगे है, आई आगे है, और लीडिंग को ही क्या बोलते हैं हिंदी में? अग्रगामी। आंसर क्या हो जाएगा? डी, अग्रगामी। संधारित्री का जो पावर फैक्टर होता है वह अग्रगामी होता है, लीडिंग होता है। 3 फेज मोटर में मापे गए वोल्टेज और धारा नीचे दिए गए हैं ऐसे। लाइन 1 में 230 वोल्ट 5 एम्पियर, लाइन 2 में है 230 वोल्ट 4 एम्पियर, और लाइन 3 में है 230 वोल्ट 5.5 एम्पियर। यदि बिजली कारक मतलब पावर फैक्टर इकाई माना जाए तो इनपुट पावर क्या होगी? इनपुट पर देखो, पावर ऑलवेज एडिटिव, कुछ भी रहे सारे पावर को हमेशा हम लोग क्या करते हैं जी? जोड़ देते हैं। सारे पावर को क्या करते हैं जी? जोड़ देते हैं। तो इसमें लिखो P1 VI cos फाइव, कितना है जी V का मान? 230 गुने 5, और cos फाइव का मान 1। गुना करो जी, सबको गुना करके लिखते जाओ। सबको गुना करके लिखते जाओ। 230 गुने 5, 1150, 1150 वाट। क्लियर? P2 VI cos फाइव। सर आप cos फाइव 1 कहां से दे रहे हैं? सर तो क्वेश्चन में दिया है cos फाइव 1 है, और वोल्टेज करंट दिया है 230 गुने 4.5 गुने 1 बराबर 1035 वाट। और तीसरा क्या है जी? P3 बराबर VI cos फाइव, तो 230 गुने कितना? 5.5। अब पावर फैक्टर इकाई है तो 5.5, 1265। सारे को जोड़ेंगे, 1265 प्लस 1035 और प्लस 1150, 3450 आ जाएगा। 3450 वाट। टोटल कितना लिया जी? 3450 वाट। टोटल कितना लिया? 3450 वाट। यदि बिजली का कारक पावर फैक्टर 1 माना जाए तो इनपुट पावर क्या होगी? तो टोटल इनपुट पावर, देखो मोटर का 3 फेज है तो तीनों फेज का पावर क्या करते हैं? हमेशा जोड़ देते हैं। पावर को ऑलवेज हमेशा जोड़ा, घर में जितना बल्ब लगाए हुए हैं सबका पावर जोड़ दो, आपका इनपुट पावर आ जाएगा। तो तीनों फेज मोटर ले रहा है, तीनों फेज का पावर जोड़ दिया, इनपुट पावर आ गया। घर में आप 10 को बल्ब जला रहे हैं, 10 बल्ब का पावर जितना ले रहा है वो जोड़ दीजिए, हल्का फुल्का लॉसेस होगा, लॉसेस को इग्नोर कीजिए, इनपुट पावर आ जाएगा। आवृत्ति के पारस्परिक के रूप में जाना जाता है। तो आवृत्ति के पारस्परिक, तो आवृत्ति के जो पारस्परिक होता है मतलब जो संबंध होता है आवृत्ति के किसके साथ होता है? आवर्तकाल के साथ। तो आवृत्ति बराबर 1/में क्या जी? आवर्तकाल T। यही संबंध होता है, आवृत्ति और आवर्तकाल का संबंध होता है, समय अवधि, टाइम पीरियड। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। आंसर क्या हो जाएगा जी? बी। फॉर्मूला हम लोग पहले से जानते हैं, F बराबर 1/T या T इजकल टू 1/F। किसी कोई डाउट? आवृत्ति और आवर्तकाल का जो पारस्परिक संबंध है ये ऐसा संबंध है, क्वेश्चन वही करता। आवृत्ति के पारस्परिक को हम लोग आवर्तकाल यानी आवर्तकाल से सूचित करते हैं या फिर उसका रिलेशन निकालते हैं। भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है? आरएमएस मान। अभी ना एक क्वेश्चन था जी, पहला क्वेश्चन जिसमें डाउट हो रहा था, का पहला क्वेश्चन जब हम लोग बात कर रहे थे 81 से, तो जो 200 वोल्ट दिया था हम बताए थे ना, जो भारत का जो सप्लाई वोल्टेज है हमेशा किस में है जी? आरएमएस में लिया जाता है। शिखर से शिखर नहीं, आरएमएस में लिया जाता है।
क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा घटक चुंबकीय क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करता है? चुंबकीय क्षेत्र में देखो दो ये होता है, एक एल और एक होता है सी। एल होता है चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा को संचित करता है, और सी होता है विद्युतीय क्षेत्र में। विद्युतीय क्षेत्र में ऊर्जा को संचित करता है, तो सी इज द राइट आंसर। इंडक्टर ये दिया है एल, कार्बन इंडक्टर। टंगस्टन रजिस्टर, रेसिस्टर आपका क्या होता है जी, एनर्जी को डेसिपेट करता है। नाइक्रोम वेरिस्टर, यूरेका कैपेसिटर। कैपेसिटर के लिए क्या हो जाएगा आंसर ये। तो हमें पूछा है चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए क्या हो जाएगा जी, कार्बन इंडक्टर। इंडक्टर फॉर एल। लास्ट क्वेश्चन, प्रतिबाधा और प्रतिरोध का अनुपात। प्रतिबाधा और प्रतिरोध का अनुपात देखो, तो पावर फैक्टर बराबर फॉर्मूला होता है जेड, प्रतिरोध और प्रतिबाधा का अनुपात। तो इसको उल्टा ये इंटरचेंज कर लेगा, यहाँ क्या हो जाएगा जी, प्रतिरोध, और यहाँ क्या हो जाएगा जी, प्रतिबाधा। जेड, प्रतिबाधा मतलब क्या जी, जेड। क्या होता है, पावर फैक्टर होता है। बाद में कोई ऐसा ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन को हमें सही करना पड़ेगा। प्रतिबाधा और प्रतिरोध के जगह पर प्रतिरोध और क्या कर लीजिए, प्रतिबाधा। ये होता है पावर फैक्टर, आर बाई जेड होता है cos फाइव। क्लियर। चार क्वेश्चन है, देखो अभी 13 को क्वेश्चन था ना जी। अगला क्वेश्चन, 50 हर्ज के एक जैव वक्रीय प्रत्यावर्ती वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल आरएमएस मान 220 वोल्ट है। इसका अधिकतम मान और तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। अधिकतम मान और क्या जी, तरंगदैर्घ्य ज्ञात कीजिए। क्लियर है। तो हम लोग को तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है, लेमडा भी निकालना है। तरंगदैर्घ्य क्या होता है, एक आवर्त काल में, एक आवर्त काल में जितना दूरी तय करते हैं उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं जी, तरंग दैर्घ्य बोलते हैं, यानी रेडियन पर सेकंड में जो फ्रीक्वेंसी होगा। चलिए निकालिए जल्दी से। क्या आरएमएस मान दिया है, अधिकतम मान निकालना है, तो भी आरएमएस बराबर दिया है क्या, 200 वोल्ट। फॉर्मूला होता है भी आर एम एस इजकल टू वी एम बाई √2। वी एम बराबर √2 गुने 200, निकालिए तो, √2 गुने 200। इस बार सही है जी, कोई एगो निकाल लो, आ जाएगा झट से। दो सौ बिरासी, ये लगभग 282.2, ये है किसमें जी, बी में, बी में। क्लियर। आ गया एक चीज। अब हमें क्या निकालना है जी, तरंगदैर्घ्य निकालना है। तो ये जो ओमेगा होता है, ओमेगा का जो यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड, यानी यही हमको पूछा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का पूछ रहा है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता क्या है, 2πf। हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है, ये इसका मतलब हमें क्या पूछा है जी, ओमेगा पूछ रहा है। एक तो निकाल लिए, तो 2 गुने 3.14 और गुने 50। ठीक है, तो इसको करेगा 2 गुने 50 और गुने 3.14, 100 गुने 3.14 बराबर कितना जाएगा जी, 314 रेडियन पर सेकेंड। बी इज द राइट आंसर, ये मैच कर गया। क्लियर।
12 का बी। क्लियर है? लास्ट एंड फाइनल इस चैप्टर का, यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है तो प्रणाली का शक्ति गुणांक क्या होगा? शक्ति गुणांक P डॉट एफ बराबर क्या होता है? वास्तविक शक्ति बट्टे में आभासी शक्ति, रियल पावर बट्टे में अपरेंट पावर। और क्वेश्चन में कहता है आभासी शक्ति और सक्रिय शक्ति, आभासी शक्ति और सक्रिय शक्ति कहने का मतलब ये हो गया कि अपरेंट पावर और आपका एक्टिव पावर दोनों क्या जी बराबर पाया गया है। जब बराबर पाया गया है तो दोनों क्या आ जाएगा जी, कट जाएगा और वैल्यू कितना आएगा जी, एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा, एक आएगा, 13 का बी। क्लियर? तो फाइनली यह चैप्टर आपका एंड हो गया। क्लियर? आभासी शक्ति, सक्रिय शक्ति मतलब एक्टिव पावर, जिसको दिक्कत हो रहा है। सक्रिय शक्ति मतलब क्या जी, एक्टिव पावर, या इसी को बोलते हैं वास्तविक शक्ति। वास्तविक शक्ति। क्लियर? किस कोई समस्या, कोई डाउट? तो इस तरह से हम एसी फंडामेंटल का आपका सारा क्वेश्चन बुक का जो 413 था, 413 का लाइन बाय लाइन ए टू जेड सॉल्व कर दिए हैं। और ये सारा प्लेलिस्ट बन गया है आपका एसी फंडामेंटल एमसीक्यू करके आपका प्लेलिस्ट है। उस प्लेलिस्ट में ये 17 गो क्लास हुआ टोटल। टोटल क्वेश्चन देख सकते हैं, टोटल रिवाइज कर सकते हैं, जब मन तब देख सकते हैं। यूट्यूब पर ये वीडियो पड़ा रहेगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं तब अगले क्लास में। ये क्या हो रहा है जी?